हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और आज हम लोग आ गए हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। हम लोगों ने कल 2 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। ये हमारी क्लास नंबर 3 है और आप सबको पता ही है राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे थे। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य। और आप जानते हैं कि 2003 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस पिछले पेपर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम आगे सोल्व करने वाले हैं। और जो पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे हम लोग जो भी बेनिफिट ले सकते हैं, नए पेपर जो भी हम लोग एग्जाम देंगे उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किए जाएंगे जो पिछले क्वेश्चन है उनसे ही। तो चलिए, ये हमारी क्लास नंबर 3 है और 2 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1857 की क्रांति हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और आपके बहुत सारे डाउट्स भी वहाँ पर क्लियर हुए होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। और एक चीज़ और, आप यहाँ पर QR कोड आपको दिख रहा होगा जिसे स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारा जो भी एजुकेशन न्यूज़ है, लाइव क्लास की जो PDF है और जो क्लास के स्केड्यूल वगैरह, डेली क्विज वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको नाम के हिसाब से आपने कभी पढ़ा नहीं होगा कि ये टॉपिक तो यार राजस्थान हिस्ट्री में कहाँ आता है, पर इस टॉपिक को एक अलग तरीके से बना गया है। जो EIC था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में ये टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान में सबसे पहले संधि किससे करी। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राजस्थान के रियासतों को अपने कब्जे में करने के लिए कैसे प्रयास किए और किस तरीके से प्रयास किए, किसने संधियाँ करी, किन राजाओं ने संधियाँ करी। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए आगे बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो मेरे पर का मतलब होता है पंख। चाहे काट दो मेरे पर, मैं जमीन पर बैठकर आसमान लिख दूंगा। बस इसी एनर्जी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारे राजस्थान के ब्रिटिश आधिपत्य का यह है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। 2018 का क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बिल्कुल पता है और इसका आंसर सही करेक्ट आंसर है भरतपुर। आपको बता दूं कि राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने 19 सितंबर 1803 को संधि करी EIC से। और ये संधि करने वाले अंग्रेजों की तरफ जो थे उनका नाम भी आपको पता होगा, लॉर्ड वेलेजली। और ये पहली संधि है, लेकिन इसके बाद जब सारी रियासतों के साथ संधि हो रही थी इसके बाद इनका एग्रीमेंट वापस से रिन्यू हुआ। मतलब कि कह सकते हैं कि भरतपुर के साथ पुनः जो इनकी संधि हुई थी वो 1805 में हुई थी। यहां लिख सकते हैं हम कि पुनः संधि जो हुई थी वो 1805 में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की। अब इसकी आपको डेट बतानी है और देखना है कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन 2016 का है, आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सितंबर नवंबर 1803। सबसे पहली संधि भरतपुर के साथ हुई और दूसरी संधि अलवर के साथ हुई। तब अलवर के जो शासक थे वो थे बख्तावर सिंह और इनकी संधि हुई 14 नवंबर 1803 में। और जो बख्तावर सिंह थे उनके बारे में मैं बता दूं, जो अलवर रियासत के संस्थापक हम लोग पढ़ते हैं, अलवर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे प्रताप सिंह। इनके पुत्र थे बख्तावर सिंह, जिन्होंने EIC के साथ, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट का ई, इंडिया का आई और कंपनी का सी, EIC पढ़ेंगे। अब मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में ही बोलूंगा हमेशा, तो आपको समझना पड़ेगा EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही।
तो अलवर रियासत की बात कर ली, भरतपुर रियासत की बात कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि अलवर राज्य का जो संस्थापक थे वो कौन थे, प्रताप सिंह थे, और उनके पुत्र हुए थे बख्तावर सिंह, जिन्होंने 1803 में अंग्रेजों के साथ क्या करी थी, संधि करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बख्तावर सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। 2007 का RS प्री का क्वेश्चन है, बताइए अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर ना भरतपुर दे रखा है और ना ही अलवर दे रखा है। अगर यहां पर भरतपुर होता तो हम लोग उसे उस तरीके से ट्रीट करते क्वेश्चन को, लेकिन यहां पर देखना कि ये जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले संधि अंग्रेजों के साथ किसने करी, तो इस ऑप्शन के साथ चलते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होता है जयपुर। और भरतपुर और अलवर के बाद जयपुर के महाराजा जगत सिंह थे, जिन्होंने 12 दिसंबर 1803 को संधि की अंग्रेजों के साथ। जयपुर के शासक कौन थे, जगत सिंह सेकंड, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि करी, और इसकी डेट है 12 दिसंबर 1803। और एक चीज बता दूं, 1805 में जब पुनर्गठन हो रहा था संधियों का कि कौन कौन से राज्य हमें मिल चुके हैं, अंग्रेज ये सोच रहे थे, तब उन्होंने 1805 में भरतपुर के साथ भी पुनः संधि करी थी। लेकिन 1805 में जनरल बार्लो जो थे उनके द्वारा यह संधि क्या हो गई थी, भंग कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। कौन थे, नाम आपको याद रखना है, जनरल बार्लो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जयपुर। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, सन 1817-18 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश EIC के साथ संधियां की थी। देखिए सबसे पहले संधि हुई थी 1803 में, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा टाइम लग गया था शासकों को थोड़ा सा समझाने के लिए कि हम आपका हर तरीके से साथ देंगे, सारी आपकी जो भी शर्तें हैं वो मानने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत संघर्ष किया अंग्रेजों ने भी हमारे शासकों के साथ कि इनकी रियासत पे हमारी हुकूमत चले, और उनकी एक शर्त ये थी कि हर एक राज्य में हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट होना चाहिए। तो सन 1817 और 18 की बात हो रही है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, करौली, कोटा व किशनगढ़। करौली की बात करते हैं। करौली के तब जो तत्कालीन शासक थे वो थे हरबख्शपाल सिंह, जिन्होंने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ संधि करी थी। अगला राज्य कोटा की बात करते हैं। कोटा में तब उम्मेद सिंह जी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि करी थी, और यह संधि हुई थी 26 दिसंबर 1817 में। अगली बात करते हैं किशनगढ़ की। तो किशनगढ़ के तब जो शासक हुआ करते थे वो थे कल्याण सिंह जी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि करी, और यह संधि हुई थी 26 मार्च 1818। चलिए आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, कब किसने कैसे संधि करी थी। मेवाड़ की बात करते हैं तो तब तत्कालीन जो शासक थे वो थे भीम सिंह जी, जिन्होंने 13 जनवरी 1818 को किया था। मारवाड़ की बात करते हैं 6 जनवरी 1818, और करौली की बात करते हैं तो 9 नवंबर 1817। तो हमारा सही आंसर है करौली, कोटा एवं किशनगढ़। थोड़ा सा सटीक उत्तर यहां पर देना है आपको कि मैक्सिमम 17 में भी और 18 में भी किसने यहां पर संधि की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 17 से 18 में EIC के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। ये क्वेश्चन आया है RS प्री 2013-2021 जयन, ठीक है। तो बताइए कि क्रम के अनुसार
देखना है कि किसने पहले संधि करी और किसने बाद में, तो आपको पता है कोटा, जोधपुर, करौली, उदयपुर में से सबसे पहले संधि करी थी करौली ने, उसके बाद संधि करी कोटा ने, कोटा सेकंड नंबर पे आएगा, करौली फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसके बाद संधि करी जोधपुर ने थर्ड नंबर, और लास्ट में संधि करी उदयपुर ने। तो ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको डेट्स याद रखनी होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत। कब स्थापित हुआ? तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहली संधि तो 1803 में हुई, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा संधि, आधे से ज्यादा भी संधि 1817 और 1818 में हुई थी। इसलिए कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य 1817 और 18 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं कि राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? बताइए कौन सा था अंतिम राज्य? आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ भी रखा होगा। पटवार परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है और 2019 में एज इट इज रिपीट हुआ है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में। तो मैं आपको बता दूं कि 8वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सिरोही है, क्योंकि सिरोही वह राज्य था राजस्थान का जिसने EIC के साथ संधि लास्ट में करी थी, सबसे आखिरी में करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला प्रथम राज्य था। कौन सा था प्रथम राज्य? अब इनके हिसाब से देखना है इन चारों में से प्रथम कौन सा था। प्रथम तो भरतपुर था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से प्रथम कौन था? देखिए आपको पता है कि मेवाड़ में भी उनको संधि करने के लिए बहुत टाइम लग गया था। आप जानते हैं इस चीज को बारे में कि मेवाड़ में संधि कब हुई थी? 1818 में हुई थी 13 जनवरी को। लेकिन करौली में संधि कब हुई थी? 1817 में। मतलब कि ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अलवर की बात करते हैं, अलवर में संधि कब हुई थी और बीकानेर की संधि कब हुई थी? बीकानेर की संधि आपको बता दूं कि 9 मार्च 1818 को हुई थी। तब इसके तत्कालिक शासक जो थे वो थे सूरत सिंह। मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है और करौली हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 1817 में सिर्फ एक ही राज्य ऐसा था जिनकी संधि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिख रही। अगर यहाँ पर टॉक होता जिसकी संधि भी 1817 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर दे नहीं रखा है, इसलिए कंफ्यूजन वाली कोई भी चीज नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई। अब एक चीज आप मान के चलो कि करौली राज्य, कुछ भी याद ना करो, लेकिन करौली, उदयपुर या फिर मेवाड़ कह दो, या फिर आप कह दो सिरोही, और पहला राज्य भरतपुर। इन चारों की डेट तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर टारगेट करता है कुछ ऐसे प्लेस को जो कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते हैं इस टॉपिक में। तो करौली की जो संधि हुई थी वो संधि हुई थी, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 9 नवंबर 1817 को। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 में EIC से संधि की। 2022 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। 19 में आने के बाद 22 में एज इट इज ये क्वेश्चन दिया गया था। तो बताइए कौन थे वो? मैंने आपको बताया जगत सिंह द्वितीय जो थे वो तब के वहां राजा थे। हमने पहले भी पहले क्वेश्चन में ये डिस्कस कर लिया है और आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका आंसर ढूंढते हुए। मेरे आंसर यहाँ पे टिक करने से पहले आपके दिल से आवाज निकलनी चाहिए कि ये आंसर करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। जयपुर के शासक यहाँ पे लिख देता हूं, तब तत्कालीन शासक ये जयपुर के थे जिनका नाम था महाराजा जगत सिंह द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? देखिए अब क्वेश्चन 2015 का है, 2019 का है, 2018 का है, और मुझे जहां तक पता है लाइब्रेरियन का जो एग्जाम है वो 2020 में हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। तो आप मान के चलो 18 में भी सेम क्वेश्चन आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया और 2015 में भी आ चुका है। मतलब कि ये क्वेश्चन 8 साल पुराना है, फिर भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता होगा, मैंने आपको सोचने का समय दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ, जिन्होंने 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत देसी रियासतों के साथ की थी। और मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे
वो यहां पर मैं नाम लिखता हूं उनका, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल यहां पर रहा था 1813 से 1823 तक की, जिन्होंने गेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पार्थव्य की नीति का क्रियान्वयन किया था। कौन सी नीति थी? गेरे की नीति। ये अंग्रेजों की नीति थी जिसके माध्यम से वो हमारे राजस्थान के हर रियासत के साथ संधि करना चाहते थे, और संधि करने का जो कार्य था वो दिल्ली के जो रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ थे उनको सौंपा गया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हमारा क्या है? चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? जयन 2016। बताइए ये किसने बताया था कि इनका एक परिसंघ बनना चाहिए? तो ये भी जो थे वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने यह सुझाव दिया था कि राजस्थान के राजपूत शासक जो है उनका एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य कर सके, और जिससे कि राजपूताना में पिंडारी और मराठाओं की जो लूटमार होती थी उन्हें रोका जा सके, क्योंकि राजाओं को इन लोगों ने इस जाल में फंसाया था कि आपकी तरफ से जो भी युद्ध करना पड़े हम अंग्रेज उसमें साथ देंगे, और आपकी जो मराठाओं के द्वारा और जो पिंडारी होते थे उनके द्वारा जो लूटमार की जाती थी राजस्थान में, उनको रोकने का काम अंग्रेजों का था। तो उनको भी इन शर्तों पे आगे उभरना था, तो उन्होंने ये चीज बनाई, एक परिसंघ बना दिया जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि किस तरीके से कि लूटमारों को रोका जा सके और शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। 2007 में आ चुका है, 2013 में आया, अब क्या पता 10 साल के बाद 2023 में भी आए। चलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य के शासक थे? कोटा राज्य के शासक थे, जिन्होंने लॉर्ड मेयो के द्वारा जो दरबार आयोजित किया था वो उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पाए। ये जो दरबार लगा था वो 22 अक्टूबर को लगा था, और तब जो तत्कालीन गवर्नर या फिर कह सकते हैं वायसराय जो थे लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं को और महाराजाओं को अजमेर में एक दरबार आयोजित किया था, उसमें इनवाइट किया था। लेकिन कोटा के राजा जो थे उन्होंने यहां पर भाग नहीं लिया था, और इस दरबार में भाग लेने के लिए उदयपुर के राजा, जोधपुर के राजा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा इत्यादि के महाराजाओं ने भाग लिया था। लेकिन जो कोटा के महाराव थे उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि 1857 जो था उसके विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया था, क्योंकि 1857 को आपको पता है कि कोटा में जन विद्रोह हुआ था और वहां के राजा जो थे राम सिंह द्वितीय उनको नजरबंद कर दिया गया था, और उनके ऊपर जो मेजर बर्टन थे उनका जो जन विद्रोह हुआ था उसमें आपको पता है वहां के मेजर बर्टन के जो उनका गला काट दिया था और पूरे राज्य में उनका घुमाया था कोटा में। और तब जब इसकी कार्रवाई हुई थी, कोई नई समिति इन्होंने बिठाई थी, जब ये सारी चीजें कंप्लीट हुई थी तब राजा को कहा गया था वहां के जो महाराव थे कि इसमें आपका हाथ भले ना हो लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। और इस वजह से उनका अंग्रेजों को लगता था कि हम जो दरबार लगा रहे हैं इसमें हम लोग जिस तरीके से अपनी नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो हमारी चीजों को ना समझे, या फिर उन्हें लगता था कि यह चीज थोड़ी सी संदिग्ध हो सकती है, इसलिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। दूसरी ओर जो जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, उसको दरबार में शामिल होने के लिए वो आए थे, लेकिन वहां जयपुर और उदयपुर नरेशों की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर वह दरबार में शामिल हुए बिना ही लौट गए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है इससे कौन से राजा थे या फिर किस राज्य के राजा थे जिन्होंने वो जो लॉर्ड मेयो द्वारा दरबार लगाया गया था उस दरबार में पार्टिसिपेट बन के वो गए तो थे, पर दरबार में जाकर वो वापिस आ गए क्योंकि उन्हें ये चीज हजम नहीं हुई कि जयपुर और उदयपुर के जो महाराजा थे उनकी कुर्सियां उनसे आगे लगी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये कब लगा था, 1870 में ये दरबार लगाया गया था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1870 को ये दरबार लगाया गया और उसमें कोटा के महाराव जो थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, उनको आमंत्रित ही नहीं किया गया था। साथ में जो जोधपुर के तख्त सिंह थे उन्होंने तो वहां पर गए थे, उसके बाद वो शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि
अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बीर कौर कॉपर्स की स्थापना किस वर्ष की गई? अब देखिए, आप सबने रट रखा है कि मेवाड़ बीर कौर जो है उसकी स्थापना 1841 में हुई है। आपने ये रट रखा है बिल्कुल, लेकिन यहां पर 1841 नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप क्या टिक करेंगे? मैं आपको बता दूं कि भारत में भीलों की प्रथम सेना जो थी वो बंबई प्रांत में स्थापित हुई थी 1837 में, जिसे खानदेश भील कॉपर्स के नाम से जाना जाता था। और जो महाराणा सरदार सिंह थे, उनके शासनकाल में इसको नाम, जो इसका नाम है वो बदल दिया गया था। किसने बदल दिया था? महाराणा सरदार सिंह ने। महाराणा सरदार सिंह जी जो थे, उन्होंने, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1837 में मेवाड़ भील कौर का नाम जो था वो खानदेश भील कॉपर्स था। और महाराणा सरदार सिंह ने 1841 में इसका नाम मेवाड़ भील कौर बना दिया था। तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर जो स्थापना हुई थी वो 1837 में हुई थी और उसका नाम बदला था 1841 में। इसलिए जब भी आपको 1837 दिखे तो आपको 1841 इनको ऑप्शंस में नहीं दिखेगा, और 1841 दिखे तो 1837 आपको नहीं दिखेगा। अगर दोनों दिख जाए तो वो स्थिति एक विवादास्पद हो जाएगी, वहां पर शायद ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। लेकिन सही मायने में देखें कि मेवाड़ बीर कौर की अगर बात करता है, अगर दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो 1841 इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसका प्रॉपर नाम 1841 में दे रखा। तो चीजें यहां पर जो हुई है वो समझ में आ गई होगी। 2 डेट्स आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट आपको चाहिए तो इसका एकमात्र स्थान है हमारा यूट्यूब चैनल, और इस QR कोड से आप उसे स्कैन करके या फिर अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने में हमें आपकी मदद चाहिए और मुझे आशा है कि आप वो मदद करेंगे। और इस चैनल को मैं फिर से अनाउंस करना चाहता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें। चलिए ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ बीर कौर का गठन किया गया था? मैंने अभी नाम लिया था, यह नाम आपको याद होगा, महाराणा सरदार सिंह। नाम आपको याद है क्या? बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि महाराणा सरदार सिंह जो शासक थे उनके कार्यकाल में ही मेवाड़ बीर कौर का गठन किया गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, अप्रैल 1841 में जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर उन्होंने मेवाड़ बीर कौर की क्या की थी, स्थापना की थी। लेकिन यह सलाह देने वाला जो इंसान था वो महाराणा कौन थे? सरदार सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित था? शेखावट सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि इसमें शेखावटी जो जिले हैं वो कौन से हैं, या फिर शेखावटी रियासतें कौन सी है जो आज के टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं। जो नहीं है, शेखावटी में नहीं आते, उनको हटा दो, क्योंकि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय शेखावटी में ही होगा। RS 2016 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय था वो झुंझुनू में स्थित था। और शेखावटी एवं तोरावटी क्षेत्र में जो पनप रहे जन आंदोलन थे और विद्रोहियों को दबाने के लिए जयपुर रियासत के जो शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाने रखने के लिए 1835 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहां रखा गया था? झुंझुनू में। ठीक है, और जिसका नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में था, किंतु इसका खर्च जो था वो जयपुर राज्य से वसूल किया जाने लगा था। और जोधपुर में भी शांति एवं व्यवस्था के नाम पर छांग तथा कोट किराना परगने के 21 गांव ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिए थे। आपको यह चीज भी पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मेरवाड़ा की बात करें, मेर व जो मीणा थे वहां के, उनके उपद्रव को दबाने के लिए भी मेरवाड़ा बटालियन की जो स्थापना की गई थी, उसका सारा जो खर्च है वो जोधपुर और उदयपुर राज्यों से लिया जाता था। और 1835 में जोधपुर लीजन का गठन किया गया था। ये भी आपने 1857 की क्रांति के टॉपिक में पढ़ा था कि 1835 में जोधपुर लीजन की स्थापना हुई थी। उसका भी जो खर्च है वो जोधपुर राज्य देता था। तो बहुत सारे यहाँ पे जो खर्च है वो राज्यों को देने पड़ते थे। मैंने बहुत सारे राज्य आपको बताए, जोधपुर का बताया, मेरवाड़ा का बताया,
जिसमें मेयर व मीणाओं का कंबाइन जो उनका राज्य था। उसके बाद जो जोधपुर की मैंने बात करी, जोधपुर लीजियन की, जिसकी स्थापना 1835 में हुई। और अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उसका सही आंसर है झुंझुनू। और ये मुख्यालय इसलिए बनाया गया था, शेखावटी ब्रिगेड इसलिए बनाया गया था ताकि वहां पर शांति और व्यवस्था कायम रखी जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? जेल प्रहरी 2018 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं 1835 में ही शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में आया था? अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन कब राजस्थान में आया था? यह क्वेश्चन है प्रयोगशाला सहायक 2019 का। आप बताइए इसका सही क्वेश्चन क्या होगा? यह क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन अगले किसी एग्जाम में दिखा ही नहीं है। आज 5 साल हो गए, लेकिन यह क्वेश्चन अगर देखें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और थोड़ा सा डीप में भी चला जाता है। इसका सही आंसर है 1893 है। और आपको बता दूं कि 1893 में लॉर्ड एम हर्स्ट थे, जिसके द्वारा अफीम रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 19 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? एग्रीकल्चर जो ऑफिसर का एग्जाम होता है 2013 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम राजस्थान राजकीय शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा की जो संस्थान है उसकी आवश्यकता पर बल दिया? तो वो थे कैप्टन वॉल्टर। राजस्थान के शासक और उनके जो सामंत पुत्र थे, उनकी शिक्षा के लिए एक पृथक कॉलेज खोलने का सुझाव दिया था कर्नल वॉल्टर ने। और सामंतों तथा राजपूत बालकों को शिक्षा देने के लिए 1867 में जयपुर में नोबल स्कूल की स्थापना की गई थी। नोबल स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1867 में। और 1877 में उदयपुर में सरदारों के जो पुत्र थे उन्हें पढ़ने के लिए शंभू रत्न पाठशाला की स्थापना की गई थी। मेवाड़ का भी देखो, आपने अभी किसका पढ़ा कि जितने ऑल ओवर शासक थे उनकी बात करिए तो वो कैप्टन वॉल्टर, लेकिन अब सिर्फ मेवाड़ की बात करते हैं या फिर उदयपुर बात करते हैं तो उनके जो सरदार थे या फिर राजा थे, उनके जो पुत्र हुआ करते थे, उन्हें पढ़ाने के लिए शंभू रत्न पाठशाला की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना 1877 में की गई थी। सेम अगर जोधपुर की बात करूं तो राजपूत हुआ करते थे, उनके बालकों की शिक्षा प्रदान करने के लिए मारवाड़ कर देते हैं। 1893 में नोबल स्कूल की स्थापना की गई थी। 1864 में एक और स्कूल की स्थापना की गई थी, वो थी ब्यावर में लिथो प्रेस की स्थापना की गई थी, जहां पर जो पाठ्य पुस्तक हुआ करती थी और धार्मिक साहित्य की जो ग्रंथें हुआ करती थी उनकी छपाई की जाती थी यहाँ पर। तो 3 डेटे मैंने आपको 4 डेटे यहाँ पर बताई है। उन चारों डेटों को मैं एक बार वापस से डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपके सामने, आपको चीजें एक बार फिर से वापस से समझ आ जाएंगी, ताकि इस टॉपिक का जो भी कंफ्यूजन आपका है वो आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले कैप्टन वॉल्टर जो थे, उन्होंने सबसे पहले इस आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, और 1866 में जयपुर में नोबल स्कूल की स्थापना की गई। 10 साल के बाद 1877 में उदयपुर कह दो या फिर मेवाड़ कह दो, उसमें शंभू रत्न पाठशाला की स्थापना की गई थी। 1896 में जोधपुर में वापस नोबल स्कूल, जिसे वॉल्टर नोबल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा था, क्योंकि ये आइडिया किसका था? कैप्टन वॉल्टर का था। और एक प्रेस जो थी 1864 में, याद रखना अलग से, यहां पर जो किताबें हुआ करती थी वो प्रिंट हुआ करती थी, ब्यावर में लगाया गया था इसका जो भी प्लांट है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? जयंत 2020। मेयो कॉलेज जो था वो किसने यहां पर, उसका संस्थापक कौन था? तो रिचर्ड बॉग जो थे वो इनके क्या थे? संस्थापक थे मेयो कॉलेज के। और ये याद रखना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया? सांबर झील कहां पर स्थित आपको पता होना चाहिए, और नमक समझौता जो हुआ था अंग्रेजों के द्वारा वो कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो अंग्रेजों के द्वारा जो समझौता हुआ था वो 1869 में हुआ था। और आपको बता दूं कि राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव जो था वो भरतपुर के रेजिडेंट वॉल्टर का था। किसका था? ये जो सुझाव था नमक पर अपना आधिपत्य जमाने का, वो सुझाव था भरतपुर के रेजिडेंट वॉल्टर हुआ करते थे उस टाइम, उनका था। और उसने सरकार को लिखा था कि भरतपुर में उत्पादित 13 लाख मन से अधिक 13 लाख टन से अधिक नमक उत्पादन से भरतपुर सरकार केवल 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाती है। कितना कमाती है? 3 लाख रुपए। परंतु यदि अंग्रेज सरकार नगर जो नमक है उस पर अधिकार कर ले और उसे बेचे तो करीबन 40 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है। मतलब कि जो वॉल्टर थे उन्होंने देखा कि भरतपुर में जब नमक निकाला जा रहा था सांबर झील में, तो वो 3 लाख रुपए की आमदनी पैदा कर रही थी, लेकिन अगर इस नमक पर आधिपत्य हमारा हो जाए तो ये करीब 40 लाख तक पहुंच सकती है। ये सुझाव किसका था? वॉल्टर का, जो भरतपुर के रेजिडेंट थे। और आपको बता दूं उस टाइम ये जो झील थी वो जयपुर और जोधपुर राज्य के संयुक्त अधिकार में थी। इस झील पर जयपुर और जोधपुर दोनों का अधिकार हुआ करता था। और ये जो समझौता है वो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, इन पर दबाव डाला। उसके बाद जयपुर के जो राम सिंह जी थे और उनके दीवान जो थे शिवदास जी, और जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह, उन्होंने 1869 में अंग्रेजों से नमक समझौता कर लिया। किन्होंने किया? तो आपको बता दूं कि जयपुर और जोधपुर की संयुक्त झील थी, तो अंग्रेजों को दोनों राजाओं के साथ ये प्रस्ताव उन्होंने रखा कि अब नमक का समझौता कर लिया जाए। और जयपुर के जो राजा थे तब राम सिंह जी, और जोधपुर के राजा हुआ करते थे तख्त सिंह जी, उन दोनों के साथ उन्होंने समझौता किया 1869 में। उसके बाद नमक समझौता यहां पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? तो वो नमक की झील थी सांबर झील। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि महाराजा तखत सिंह जो थे मारवाड़ के थे, उनके राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? 2016 का क्वेश्चन है। बताइए, आपको पता होना चाहिए कि लुडलो जो थे वो महाराजा जो तख्त सिंह जी थे उनके राज्याभिषेक जब हुआ था, उनका राज्याभिषेक हुआ था 1 दिसंबर 1843 को। उसमें ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो थे कप्तान जॉन लुडलो वो सम्मिलित हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महारानी विक्टोरिया के कर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? मतलब कि महारानी विक्टोरिया के जो स्वर्ण जुबली उत्सव हुआ करता था उसमें भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ से कौन प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गया हुआ था? तो वो गए हुए थे प्रताप सिंह जी। 1887 में जब रानी विक्टोरिया के शासन के 50 साल पूरे हुए थे और लंदन में उनकी स्वर्ण जयंती या फिर कह सकते हैं स्वर्ण जयंती समारोह में जो महाराजा जसवंत सिंह जी थे उन्होंने प्रताप सिंह जी को महाराजा धीराज की उपाधि देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में लंदन भेजा था या फिर इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, तो किसने भेजा था? तो महाराजा जसवंत सिंह जी ने। और यह उत्सव क्यों हुआ? क्योंकि रानी जो विक्टोरिया थी उनके 50 साल शासन के पूरे हो चुके थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहां के राजभवन से चोरी हुई। राजभवन से 7 बंदूकें चोरी हुई थी ब्रिटिश काल की। 2019 का क्वेश्चन है, कहां से चोरी हुई है बताइए? तो वो मैं आपको बताता हूं, माउंट आबू। माउंट आबू उनका आपको पता ही, जैसे ही अंग्रेज आए थे उन्होंने चीजें स्टार्ट करी थी। फिर धीरे धीरे जब हमने 1857 की क्रांति पड़ी तो आपको पता है मैक्सिमम जो संध्या हुई थी 1718 में हुई थी। उसके बाद जब 57 आया था 1845 में उन्होंने आबू शिफ्ट किया था अपना जो भी है ऑफिस गर्मियों के टाइम पर। तो धीरे धीरे वहां पर चीजें बढ़ने लगी और जो अपनी बंदूकें वगैरह अपना जो सामान है वो वहां पे उनका मुख्यालय था
तो वहां पर वो रखने लगे थे। तो धीरे धीरे वो उनका क्या एक तरीके से एक बेस बन गया था और वहां के राजभवन से 7 बंदूकें चोरी हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये घटना अभी अभी की है, आपको मैं बता दूं, ये घटना है 2 फरवरी की 2018 था या फिर 2019 का, हाँ 2019 की घटना है ये कि माउंट आबू के राजभवन से जो रखी हुई थी ब्रिटिश काल की 9 बंदूकें, उसमें से 7 चोरी हो गई थी। टोटल बंदूकें कितनी थी? 9, और उसमें से 7 चोरी हो गई थी 2 फरवरी को। और ये यहाँ पे क्यों रखी हुई थी उसका रीजन मैंने आपको बताया कि माउंट आबू में उनका एक मुख्यालय हुआ करता था, जिसके कारण वहां पर चीजें होती होंगी उनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि ईआईसी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये आता है मेन क्वेश्चन, और ये सबसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है ना, तो आप ईआईसी के जो स्ट्रेटेजी है उसको नहीं समझ सकते हैं, और उन्होंने किस तरीके से शासन पकड़ रखा था उस चीज को आप नहीं समझ सकते हैं अगर उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करनी थी, या फिर कह सकते हैं उन्हें जो था पूरे भारत पर अपना अधिकार लेना था। इस कारण ईआईसी ने राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने की क्या करी? शुरुआत करी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा को सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम, बताइए। तो वो हमारा जो राज्य है वो है अजमेर। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ था वो अजमेर क्षेत्र में एक प्रचारक हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम केरी, और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था जेवज केरी। उन्होंने किया था, और उसने रेजिडेंट ऑक्टालोनी की सहायता से 1819 के आरंभ में अजमेर और पुष्कर में क्या करे? स्कूल खोले अंग्रेजी शिक्षा के। तो सबसे पहला राज्य जो हमारा था जहां पर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई तो वो थी अजमेर राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए कि राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 कथन है ये कि ऐसा हुआ था, और एक कारण उन्होंने दे रखा है, उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन 2013 में आया है। ये एक कथन दे रहे हैं, उसके बाद उसका रीजन दे रहे हैं। कथन ये दे रहे हैं कि राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी, क्योंकि रीजन उसका है उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण के लिए उसकी आवश्यकता हुआ करती थी, इस कारण उन्होंने करी थी। अब आपको बताना है कि ये जो दोनों चीजें दे रखी है, ए और आर दोनों सही है। क्या आर ए का सही रीजन है, या फिर स्पष्टीकरण कह सकते हैं उसे, या फिर कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो हमने जैसा कि पहले पढ़ा कि राजस्थान के जो राज्य हुआ करते थे उनसे अंग्रेजों ने संधियां करी, और क्यों करी राजाओं ने? क्योंकि वहां पे जो साम्राज्यवादी शक्ति थी वो वहां पे बरकरार रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक ताकतवर और शक्तिशाली बनेंगे। इस कारण से उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ संधि कर ली जाए, और इस कारण से उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता फील हुई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनसे संधि करी। तो मैं कह सकता हूं कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? 1922 की बात कर रहा है, 2018 का क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। पीछे भी आप देखेंगे पुलिस कांस्टेबल 2020 में भी यही क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था, लेकिन इससे रिलेटेड हुआ था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि राजस्थान में जो ब्रिटिश आधिपत्य है वो टॉपिक आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ाया जाता, आपको सिर्फ हिस्ट्री में कहीं ना कहीं निकाल के डाल दिया जाता है कि हाँ अगर मेवाड़ पढ़ा है तो मेवाड़ के अंदर सारी चीजें हो गई। नहीं, आपको ये टॉपिक अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि इसके इतने सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हैं, तो आपको इसकी एक अलग से टॉपिक समझकर ईआईसी के बारे में भरपूर जानकारी आपको लेनी चाहिए। और 1922 में जो राजपूताना के गवर्नर जनरल थे वो थे रॉबर्ट हॉलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया था? लॉर्ड लेक की बात कर रहा है, कहां परास्त किया था? तो इसका सही आंसर है बेर।
अब जब ये टॉपिक अलग से आप पढ़ेंगे, हम इन टॉपिक की थोड़ी सी कह सकते हैं कि शॉर्ट क्लास भी लेके आएंगे बाद में, जब ये सारे MCQs खत्म हो जाएंगे तब आप प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ पाएंगे। और इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। और आपको बता दूं कि आप हमारे YouTube चैनल को इस QR कोड से स्कैन करके सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही हमारे फेसबुक प्रोफाइल से भी जोड़ सकते हैं। और आपसे यही उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विदा लेते हैं और ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, और बहुत जल्दी आएंगे अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ द लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।